Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. यह वीडियो 9th 10th क्लास की इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए है। इस टॉपिक में आज हम एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे और ग्रामर की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। Fill in the blanks in the following sentences with appropriate verbs form those given in brackets against each sentence. तो हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दी गई हैं, उनकी सही फॉर्म को हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। यह देख करके समझा जा सकता है एंड यही हमारा इंस्ट्रक्शन कहता है। तो इसमें देखिए इज, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, लगभग सभी यही वर्ब्स हैं और पहला ही सेंटेंस कमीशन, कमेटी, क्रू, गवर्नमेंट, ई में पब्लिक आया है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज में अधिकांश सेंटेंस वे हैं जो कलेक्टिव नाउन हैं और कलेक्टिव नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर इसको वैसे तो सेंटेंस में मैं कहूंगा ही, लेकिन कलेक्टिव नाउन को हमेशा उसको अगर एकजुटता उसमें दिखानी होती है, यूनिटी अगर होती है या दिखाई गई है सेंटेंस में, यानी यूनानिमसली कोई डिसीजन हुआ है, किसी डिसीजन पर पहुंचे हैं, तब तो वहां पर उस सब्जेक्ट को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर उस कलेक्टिव नाउन में कोई किसी तरह का डिवीजन दिखाई देता है तब वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, तब उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब वहां पर फिल की जाती है या लिखी जाती है या उस प्लूरल वर्ब को प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए इस रूल के साथ में, चूंकि ये ई तक मुझे सब कलेक्टिव नाउन्स ही यहाँ दिखाई दे रही हैं, आगे मुझे अभी नहीं याद है कि आगे उसमें किस तरह के सेंटेंसेस हैं, लेकिन यहाँ ई तक मुझे कलेक्टिव नाउन्स ही दिखाई दे रही हैं, इसलिए मैंने यह बात आपसे कही है। अब एक्सरसाइज में वास्तव में मुझे, हालांकि मैंने ही ये एक्सरसाइजेस कलेक्ट किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आगे और किस तरह के सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए मैंने यह बात की। खैर स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट, द कमीशन ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन दिस इशू। तो पहला ही सेंटेंस देखिए क्या दिखा रहा है, डिवाइडेड, यानी कमीशन में सहमति नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है कमीशन में। दे हैव डिफरेंट व्यूज, और जब डिफरेंट व्यूज हैं, डिवाइडेड है, डिवाइडेड का मतलब दे हैव डिफरेंट व्यूज, और जब डिफरेंट व्यूज हैं तब वो क्या हो जाएंगे, तब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि वो प्लूरल माने जाएंगे। तो इसलिए यहां पर कमीशन प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल माने जाने के कारण इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी, प्लूरल वर्ब इसके साथ आएगी। तो द कमीशन आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन दिस इशू, यह इसमें इसकी वर्ब हो जाएगी। द कमीशन आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन दिस इशू। इन द सेम वे पॉइंट बी, द कमिटी ब्लैंक अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन। यहां देखिए यूनानिमस मीन्स इन वन वॉइस, मीन्स यूनाइटेडली। तो यानी यहां पर कमेटी यूनाइटेड है, तो यहां इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसलिए इसके साथ हैज और हैव में से हैज को चुना जाएगा और कहा जाएगा द कमिटी हैज अराइव्ड एट अ यूनानिमस डिसीजन, यानी कि यहां पर हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, बी के ब्लैंक में सिंगुलर वर्ब आएगी। सी द शिप सैंक एंड द क्रू। तो जब शिप सैंक एंड द क्रू, तो जो क्रू है वो इसमें पानी में गिर गए, शिप सैंक तो पानी में क्रू चला गया। जब पानी में क्रू चला गया तो क्या होगा, वो अलग अलग अपनी कोशिश करेंगे, सब एक साथ मिलकर के एक जगह कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सब अलग अलग अपनी तैरने की और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो उनमें डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर वॉज और वर में से कौन सी प्लूरल वर्ब हमको चाहिए, और प्लूरल वर्ब इनमें से वर है, तो इसलिए द शिप सैंक एंड द क्रू वर सीन मेकिंग एफर्ट्स फॉर लाइफ, यह हो जाएगा यहाँ पर। D point is the government blank been deliberating over this issue for the last 2 years.
तो डिलिबरेटिंग तो यहाँ क्या है, डिलिबरेटिंग द गवर्नमेंट एंड डिलिबरेटिंग मतलब डिलिबरेटिंग मतलब दे हैड बीन, मतलब यहाँ हैज और हैव में से कुछ लिखा जाना है, जबकि डिलिबरेटिंग मतलब वो बहुत थॉटफुल थे, थिंकिंग सीरियसली। तो जब थिंकिंग सीरियसली थे तो इसका मतलब है कि वो सब एकजुट नहीं थे, तभी उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो सोच रहे थे, और जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोच रहे थे तो उनमें यूनिटी नहीं थी, और यूनिटी नहीं थी, अलग अलग कोई कुछ सोच रहा था, तभी वो 2 साल से सोच रहे थे, यानी कि उनमें डिवीजन था और डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोच रहे थे, किसी एक पॉइंट पर वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर जब चूंकि प्लूरल वो डिफरेंट व्यूज थे उनमें, तो फिर हैव यहाँ पर आएगा। तो इसलिए द गवर्नमेंट हैव बीन डिलिबरेटिंग ओवर दिस इशू फॉर द लास्ट 2 years हो जाएगा, चूंकि लेंथ है टाइम में, एक्शन में, तो इसका मतलब है कि एकजुटता नहीं है, इसलिए मैंने, हालांकि द गवर्नमेंट बहुत सी जगह इज और हैज आता ही आता है। पॉइंट ई, द पब्लिक, यहाँ पर द पब्लिक एंड ब्लैंक कास्ट इट्स वोट, तो यहाँ पर पब्लिक क्या है, देखिए इट्स लगा हुआ है, यानी सबने एकजुट होकर के वोट डाला है, किस लिए, द पब्लिक कास्ट इट्स वोट इन फेवर ऑफ दोज हु आर ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल। तो हमेशा पब्लिक जो अच्छी और देशभक्त पब्लिक होती है, उसका तो जो उद्देश्य होता है वह यही होता है कि उनके फेवर में वह वोट करती है जो ऑनेस्ट होते हैं और डिपेंडेबल होते हैं। पब्लिक आपस में चाहे लड़ रही हो, लेकिन हमेशा वोट उसी को करती है जिसको वह ऑनेस्ट समझती है और देशभक्त समझती है और डिपेंडेबल जिनको समझती है। तो इसलिए चूंकि इट्स आया है, यानी कि यहाँ पर पब्लिक एकजुट है, एकजुट होने के कारण द पब्लिक हैज कास्ट, यानी देखिए हैज और हैव आए हैं 2, तो इसमें से हैज यानी कि सिंगुलर, पब्लिक को सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, राइट, एंड द पब्लिक हैज हो जाएगा। एंड देन इज द स्टाफ काउंसिल, द स्टाफ काउंसिल यूनानिमसली, यहाँ भी यूनानिमसली वर्ड आ रहा है, पास टू दिस रेजोल्यूशन। तो यूनानिमसली का मतलब है कि यूनाइटेडली पास हुआ है, यानी कि यूनिटी है, तो यूनिटी के लिए यहाँ भी हैज और हैव में से सिंगुलर यूज किया जाएगा, क्योंकि यूनिटी है। तो इनमें सिंगुलर क्या है, हैज है, तो इसलिए द स्टाफ काउंसिल हैज यूनानिमसली पास टू दिस रेजोल्यूशन, ये हो जाएगा। G point is, or G sentence is, the governing body blank not yet arrived at any agreeable decision। तो not yet arrived any agreeable decision यानी कि अभी किसी agreeable decision पर नहीं पहुंचे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर डिवीजन है एंड यूनिटी नहीं है। जब डिवीजन है तो ये इसका मतलब गवर्निंग बॉडी को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। तो इसलिए द गवर्निंग बॉडी हैज, हैव में से क्या यूज हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैव नॉट येट अराइव्ड एट एनी अग्रीएबल डिसीजन हो जाएगा। H point is the jury blank awarded death punishment on him in one voice। तो इन वन वॉइस में देखिए यूनिटी है तो जरी को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसमें से हैज और हैव में से हमको सिंगुलर वर्ब लेनी होगी, और सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज है। तो इसलिए द जरी हैज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट ऑन हिम इन वन वॉइस हो जाएगा। the mob and blank always fickle minded। तो यह fickle minded क्या है, मतलब एक साथ एक के पीछे चल देना, always, तो उसको हम fickle minded कहते हैं। तो यानी क्या है, जिधर एक चल देता है उधर ही सब चल देते हैं, कोई अपना माइंड यूज नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, जब ये मतलब हुआ तो उसका मतलब है उसमें यूनिटी होती है। तो यूनिटी दिखाने के लिए क्या है, मीन्स इसको मॉब को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, और जब इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा
तो फिर क्या है, इसमें से सिंगुलर वर्ब ली जाएगी और सिंगुलर वर्ब इसमें से क्या है, इज और आर वर्ब यूज की गई यहाँ पर, तो इसमें से सिंगुलर वर्ब हो जाएगी इज, तो ये हो जाएगा द मॉब इज ऑलवेज फिकल माइंडेड। जे द पार्लियामेंट ब्लैंक इलेक्टेड इट्स स्पीकर विदाउट वोटिंग, यानी कि इट्स का मतलब यहाँ ये यूनिटी है और विदाउट वोटिंग का मतलब भी यहाँ यूनिटी है, और यूनिटी है तो इसका मतलब है पार्लियामेंट को हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होगा, और पार्लियामेंट को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि हमको सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज और हैव में से हैज है, तो इसलिए द पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर हो जाएगा, यानी कि जे के साथ सिंगुलर वर्ब हैज पार्लियामेंट के साथ, यानी जे सेंटेंस में पार्लियामेंट के बाद हैज यहाँ पर फिल की जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट में हम देखेंगे, हमारे बी पॉइंट के क्वेश्चन में हेडिंग है करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट करना है। तो आइए इन सेंटेंसेस को हम करेक्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है वी हु इज योर लॉयल फॉलोअर्स शुड बी ट्रस्टेड। तो यहाँ देखिए हु, यानी कि इसमें ज्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु है, यहाँ भी हु आ रहा है, थर्ड में भी विच आ रहा है, यानी कि इसमें इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, एक इसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनमें हमेशा उनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो इन प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अब जैसे यह हु है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु के बाद आने वाली वर्ब क्या है, इज है, और हु का एंटीसीडेंट कौन है, एंटीसीडेंट की हिंदी होती है पूर्वगामी, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और उसको हिंदी में कहते हैं पूर्वगामी। दूसरा इसी का अर्थ है या मतलब है कि यह जो हु है वो किसके लिए आ रहा है, वह इस वी के लिए यहाँ पर हु बन करके आ रहा है। हु का मतलब क्या है, वी, तो इसलिए जिस शब्द के लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, जिस शब्द का या जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह नाउन रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, वह नाउन और प्रोनाउन जब इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है तो उसी नाउन या प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए जो हु के बाद जो वर्ब आती है वह वर्ब वास्तव में रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, यानी हु के अकॉर्डिंग यूज नहीं की जाएगी। जैसे हु का एंटीसीडेंट क्या है, वी है, और वी क्या है, प्लुरल है, तो इसलिए हमको यहाँ जो हु के बाद आने वाली वर्ब है यह हमको कैसी चाहिए, यह हमको प्लुरल चाहिए। इसलिए वी हु इज योर लॉयल की जगह चूंकि वी क्या है, प्लुरल है, तो हमको यह प्लुरल वर्ब चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, वी हु आर योर लॉयल फॉलोअर्स शुड बी ट्रस्टेड। वी हु आर, यानी हु के बाद कौन सी वर्ब आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी, और इज का प्लुरल क्या होता है, आर, तो वी हु आर योर लॉयल फॉलोअर्स। और ये आर क्यों आई है, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट वी है एंड वी इज अ प्लुरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर आर आया है। सेकंड सेंटेंस इज आई हु इज योर सर्वेंट मस्ट ओबे यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हु के साथ इज आया है, जबकि हु का एंटीसीडेंट कौन है, हु का एंटीसीडेंट है आई। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है यह आई के अकॉर्डिंग यूज की जानी है, यानी कि हु के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जानी है। तो हु का एंटीसीडेंट कौन है, आई है, तो इसका मतलब है आई के अकॉर्डिंग यूज की जानी है। तो आई के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे तो वह क्या हो जाएगी, यहाँ आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई इज, आई आर और आई एम। तो हम देखते हैं कि हम आई के साथ एम यूज करते हैं, तो इसलिए यहां आई हु एम योर सर्वेंट मस्ट ओबे यू यह हो जाएगा। तो इसलिए आई हु एम योर सर्वेंट इस तरह से कहा जाएगा, यानी सेकंड सेंटेंस में हु के बाद इज की जगह पर एम आएगा।
थर्ड सेंटेंस इज द बुक्स विच इज सोल्ड हियर आर ओल्ड वंस। तो यहां देखिए दी बुक्स, उसके बाद सॉरी विच आ रहा है, विच के बाद में वर्ब इज आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस इज का यूज किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, विच के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो विच का एंटीसीडेंट क्या है, बुक्स है। और बुक्स कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो इसलिए यहाँ द बुक्स विच के साथ क्या हो जाएगा, इज तो सिंगुलर है, तो इज के इक्वल जो दूसरी वर्ब होती है प्लूरल वो क्या है, आर है। देखिए यहाँ भी आर आया है, तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, आर आएगा। इसलिए द बुक्स विच आर सोल्ड हियर, तो इस तरह से आर ओल ओल्ड वंस, तो यहाँ इज की जगह पर आर आ जाएगा। यानी थर्ड सेंटेंस में विच के बाद इज की जगह पर क्या आएगा, आर आएगा। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस दिस इज वन ऑफ द बुक्स, दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच इज मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ भी देखिए दिस इज, यहाँ इज के दिस के साथ इज आ रहा है, ठीक है। दिस इज वन, ये भी ठीक है। अब वन ऑफ द बुक्स, तो बुक्स क्या है, प्लूरल है। विच इज, तो इज किसके अकॉर्डिंग, यानी इज का सब्जेक्ट कौन है, विच क्या है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यह रिलेटिव प्रोनाउन यानी किसका एंटीसीडेंट कौन है, बुक्स है। तो बुक्स कैसा है, प्लूरल। तो चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो इज है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, विच के अकॉर्डिंग है, विच के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो विच के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, विच के एंटीसीडेंट बुक्स है, बुक्स प्लूरल है। तो इसलिए यानी हमें इज की जगह कैसी वर्ब चाहिए, हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, क्योंकि विच का एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसलिए दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच आर मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि इज की जगह हमको प्लूरल वर्ब चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि विच का एंटीसीडेंट प्लूरल है, बुक्स। फिफ्थ सेंटेंस इज ही इज वन ऑफ दोज सर्वेंट्स हु इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। तो यहां भी देखिए हु, जिस तरह से विच के साथ यहाँ आर आया, क्यों आया, क्योंकि उसका एंटीसीडेंट प्लूरल है। इसी तरह से यहाँ हु के साथ क्या आएगा, हु के साथ भी यहाँ आर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है, सर्वेंट्स। तो सर्वेंट्स क्या है, सजीव है, इसलिए उसके साथ हु आया है, और हु के साथ यहाँ क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है। तो फिफ्थ सेंटेंस में हु के बाद आर आएगा, ना कि इज आएगा। सिक्स्थ सेंटेंस द कार्स दैट रन्स फास्टेस्ट आर लव रूफ्ड। तो द कार्स दैट रन्स, यहाँ पर देखिए रन्स क्या है, वर्ब है, और रन्स से पहले क्या है, दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसका मतलब है इसका एंटीसीडेंट क्या है, कार्स। और कार्स यहाँ कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट जब है और उसके किसी रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका मतलब इसकी वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी प्लूरल नंबर में ही होगी। तो इसलिए द कार्स दैट प्लूरल में कैसे, अब ये कैसे चेंज की जाएगी, इसमें से अगर एस हटा देंगे तो ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म में आने पर ये प्लूरल बन जाएगी। तो यही हमारा उद्देश्य, इसी तरह से हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो द कार्स दैट रन हो जाएगा, एस हटा करके प्लूरल बन जाएगी, द कार्स दैट रन फास्टेस्ट आर लव रूफ्ड। ये इसका करेक्शन हो जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट। अब यहाँ पे दैट क्या है, देखिए यहाँ भी जिस तरह से दैट था वैसे यहाँ भी दैट है। ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसकी वर्ब क्या है, हैज है। तो ये जो हैज है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दैट के अकॉर्डिंग आएगी, या दैट के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगी। तो दैट का एंटीसीडेंट क्या है, लीडर्स है। लीडर्स कैसा है, लीडर्स प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको कैसी वर्ब चाहिए, यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल वर्ब के लिए हैज की प्लूरल वर्ब क्या होती है, हैव होती है। तो इसलिए ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, दैट हैज की जगह दैट हैव एवर लिव्ड हो जाएगा। दैट हैज एवर लिव्ड की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट हैव एवर लिव्ड हो जाएगा, दैट हैव एवर लिव्ड।
दी बुक्स दैट वॉज फाउंड हियर वर माइन। तो यहाँ देखिए 8th सेंटेंस, दी बुक्स, बुक्स के साथ भी क्या आया है, दैट क्या है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या आया है, वॉज आया है। तो यह वॉज किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, दैट के एंटीसीडेंट, क्योंकि वॉज का सब्जेक्ट क्या है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, बुक्स। चूंकि बार बार हम एंटीसीडेंट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसका एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट तो बुक्स है। बुक्स का नंबर क्या है, प्लुरल है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी चाहिए हमको, प्लुरल ही चाहिए। तो इसलिए प्लुरल, अब ये तो वॉज तो सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज का प्लुरल क्या हो जाएगा, वर। तो इसका मतलब हुआ द बुक्स दैट वर फाउंड हियर वर माइन। एंड देखिए यहां पर भी बुक्स के लिए ही वर आया है, तो यहां भी वर आया है, तो इसीलिए यहां भी क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। द बुक्स दैट वर फाउंड हियर वर माइन हो जाएगा इस तरह से। 9th सेंटेंस, वेयर आर योर फ्रेंड्स हु कम्स हियर एवरी डे। तो यहां पर क्या है, फ्रेंड्स हु, तो ये हु क्या है, यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ पर इसके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो हु का जो एंटीसीडेंट है, वह एंटीसीडेंट कौन है, तो हु का एंटीसीडेंट है फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, तो प्लुरल है, फ्रेंड्स प्लुरल है। तो इसका मतलब यहाँ जो वर्ब आएगी काम, ये क्या है, ये भी प्लुरल नंबर में आएगी। प्लुरल नंबर में कोई वर्ब कैसे होती है, कोई भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्लुरल नंबर में होती है। तो ये तो एस आ रहा है, एस फिर किस नंबर में है, जिन वर्ब्स के साथ एस और एस लगा हुआ होता है वे वर्ब्स हमेशा सिंगुलर नंबर में होती हैं, और अगर एस और एस हटा दिया जाता है तो वे वर्ब्स प्लुरल नंबर में हो जाती हैं। तो इसलिए इसमें से एस हटा करके हमको इसे प्लुरल नंबर में लाना होगा। तो वेयर आर योर फ्रेंड्स हु कम हियर एवरी डे हो जाएगा, यानी एस इसमें से हटा देंगे और हो जाएगा हु कम हियर एवरी डे, ये माना जाएगा। 10th sentence is I don't remember the lesson that were taught yesterday। तो यहाँ पे देखिए वर का सब्जेक्ट कौन है, दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है लेसन। लेसन क्या है, लेसन यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, वो भी हमको सिंगुलर चाहिए। तो इसलिए वर क्या है, प्लुरल है, तो हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इसलिए वर का सिंगुलर क्या होता है, वॉज। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आई डोंट रिमेम्बर द लेसन दैट वॉज टॉट यस्टरडे हो जाएगा, ना कि दैट वर टॉट यस्टरडे हो जाएगा। आई डोंट रिमेम्बर द लेसन दैट वर टॉट यस्टरडे नहीं होगा, बल्कि दैट वॉज टॉट यस्टरडे होगा, राइट। इसके बाद है देखिए Lamb's Tales, 11th sentence is Lamb's Tales are a very interesting book। तो Lamb's Tales ये क्या है, ये टेल्स जो है वैसे तो प्लुरल है, लेकिन ये एक ये नाम हो गया, किसी बुक का ये नाम हो गया। और जब कोई किसी बुक का या किसी न्यूज़पेपर का या कोई भी टाइटल होता है, अगर वह प्लुरल भी होता है लेकिन वह टाइटल है किसी चीज का, तब उसको क्या माना जाता है, तब उसको सिंगुलर माना जाता है। तो इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ भी इसको लैम्स टेल्स का भी वैसे तो ये प्लुरल माना जाना चाहिए, लेकिन चूंकि किसी बुक का नाम है तो इसलिए क्या माना जाएगा, उसको सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर चूंकि यहाँ लिखा हुआ भी इंटरेस्टिंग बुक, तो अपने आप क्लियर हो गया कि ये बुक का नाम है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, इसको सिंगुलर माना जाएगा। और जब इसको सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर नंबर में ही आएगी। तो इसलिए लैम्स टेल्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा, ना कि आर अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा। 12th सेंटेंस इज इवन 10,000 रुपीज आर अ बिग सम फॉर मी। तो यहाँ आर ए बिग सम फॉर मी की जगह क्या हो जाएगा, चूंकि इवन 10,000 जब कोई निश्चित अमाउंट होता है, तो चाहे वो प्लुरल हो, इसके बाद भी अगर वो निश्चित संख्या या अमाउंट है,
या मात्रा है तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको भी हम सिंगुलर कहने लगते हैं और इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो इवन 10,000 रुपीज क्या है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी और इसलिए हो जाएगा इज ए बिग सम फॉर मी। इवन 10,000 रुपीज इज अ बिग सम फॉर मी हो जाएगा। 13th सेंटेंस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां भी क्या है, ये भी नाम है किसी कंट्री का जो कि प्लूरल है, लेकिन इसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि ये किसी कंट्री का नाम है। तो इसलिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आर क्या है, आर तो प्लूरल है तो हमें इसको किस में चाहिए, हमें इसको सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री टुडे, ये हो जाएगा। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री टुडे, ये इसका मतलब यहाँ ये सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, इसके साथ आर की जगह इज आ जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 14th सेंटेंस 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ पेडेस्ट्रियन। तो यहाँ भी 20 माइल्स क्या है, एक सर्टन नंबर है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ये नंबर दिया गया है। तो एक पर्टिकुलर एंड सर्टन डिस्टेंस हो गई, जब चूंकि सर्टन डिस्टेंस हो गई तब उसको भी क्या माना जाता है, तब उसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसलिए 2 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, 2 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ पेडेस्ट्रियन। तो इस तरह से यहाँ भी सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। तो इसलिए 20 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर करेक्शन होगा, यानी 14th सेंटेंस में आर की जगह पर इज लिखा जाएगा या इज आएगा, ऐसे कह सकते हैं। 15th सेंटेंस इज 500 रुपीज आर अ बिग सम फॉर अ पोर मैन। तो यहाँ भी जिस तरह से देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिस तरह से किसी बुक का, किसी कंट्री का नेम है, इवन 10,000 रुपीज ये एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है। 20 माइल्स जिस तरह से एक सर्टन नंबर है, उसी तरह से 500 रुपीज या इवन 10,000 रुपीज की तरह ही 500 रुपीज क्या, ये भी एक तरह का सर्टन अमाउंट है और सर्टन अमाउंट को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से लिया जाएगा और जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जाएगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, इसलिए आर की जगह पर इज आ जाएगी वर्ब यहाँ पर और कहा जाएगा 500 रुपीज इज ए बिग सम फॉर अ पोर मैन। इस तरह से ये एक्सरसाइज, ये 4th एक्सरसाइज इस तरह से सॉल्व होती है। एंड इस एक्सरसाइज में यानी इस वीडियो में यहीं तक इसी एक्सरसाइज में, एंड जल्दी ही अगली वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करें ठीक से। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल पर प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com या फिर कमेंट सेक्शन में लिख करके आप अपनी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय।